स्वागत है जीएस विजन के क्लास में। मैं अमरेश मिश्रा। हिस्ट्री के सेगमेंट को आगे बढ़ाते हैं अब। और पिछले क्लास में हम 1857 की क्रांति पर चर्चा किए थे। इससे पहले हम जनजातीय आंदोलन देख चुके हैं। जनजातीय आंदोलन में हमने संथाल आंदोलन देखा, मुंडा आंदोलन देखा और फिर 1857 की क्रांति देखा। और अब उससे आगे हम बढ़ते हैं। तो जो टॉपिक है हमारे पास अभी, जो रिमेनिंग टॉपिक्स है उसके बारे में बता रहा हूँ और फिर हम उस पर चर्चा करेंगे। तो थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स अभी हैं। तो जैसे देखिए, जनजातीय आंदोलन हमने पढ़ लिया, जनजातीय आंदोलन हमने पढ़ लिया। इस पर मेंस के क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था कि जनजातीय आंदोलन पर मेंस के क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे और उसका उत्तर कैसे देना है, यह भी हमने देखा था। और जनजातीय आंदोलन में हमने देखा था, संथाल देखा था, मुंडा विद्रोह देखा था, बिरसा मुंडा की चर्चा भी हमने की थी अलग से। इसके बाद हमने 1857 की क्रांति देखी। 1857 की क्रांति देखी हमने। 1857 की क्रांति में बिहार की जो भूमिका थी, बिहार की भूमिका वह भी हमने डिस्कस किया। बिहार की भूमिका भी हमने डिस्कस किया। बिहार की भूमिका भी हमने डिस्कस किया था इसमें। अब देखना है कि इससे आगे अब क्या है। तो इससे आगे आप देखिए, ये हमारा फर्स्ट में क्लियर हो गया है। अभी तक 4 वीडियोज़ हैं, आप देखेंगे। 4 वीडियो के माध्यम से आपका कंप्लीट हो जाएगा और इसमें किस तरीके से आंसर राइटिंग करना है यह भी बताया हुआ है। तो अगर आपका छूट गया हो तो आप देख लेंगे पिछला वीडियो। देखिए, अभी हमारे पास जो टॉपिक है, अब देखिए, अब यहाँ से आगे है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद से प्रश्न आते हैं, पिछले साल भी आए थे प्रश्न। तो राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद के बाद से है राष्ट्रीय चेतना या पुनर्जागरण। पुनर्जागरण ये टॉपिक है। पुनर्जागरण ये टॉपिक है। और इसमें बिहार की भी भूमिका देखनी है कि बिहार में किस तरीके से पुनर्जागरण हुआ या फिर राष्ट्रीय चेतना बिहार में किस तरह से आगे बढ़ी, यह भी देखना है। और फिर राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन, और इस राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की भूमिका हमें देखना है। तो राष्ट्रीय आंदोलन आपको पता है कि कांग्रेस की स्थापना के साथ हम देखेंगे, कांग्रेस की स्थापना। और बिहार में तो बिहार में क्या, बिहार में कांग्रेस की स्थापना, बिहार में कांग्रेस की स्थापना। फिर चंपारण हो जाएगा, चंपारण। चंपारण के बाद असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। और फिर सविनय अवज्ञा, और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। और इस भारत छोड़ो आंदोलन में आपको पता है कि आज़ाद दस्ता बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है बिहार के संदर्भ में। तो जब हम राष्ट्रीय आंदोलन देखेंगे तो राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की भूमिका है। तो राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की जो भूमिका होगी उसकी चर्चा हम किस माध्यम से करेंगे, तो बिहार में कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस का एक और इसमें है होम रूल, होम रूल आंदोलन, होम रूल आंदोलन। इसके बिहार में भी ब्रांचेज इसके आए थे, हम वो देखेंगे। तो कांग्रेस, यही हमारा टॉपिक है ना। कांग्रेस की स्थापना बिहार में, फिर होम रूल लीग आंदोलन, और फिर चंपारण की जो घटना हुई है चंपारण आंदोलन। उसके बाद असहयोग आंदोलन बिहार के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, और सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें बिहार की भूमिका, बिहार के परिप्रेक्ष्य में विशेष चर्चा करते हुए हम इसका अध्ययन करेंगे। और यहाँ से प्रश्न आने की संभावना रहती है। मतलब प्रश्न यहीं से आते ही आते, और प्रश्न कहाँ से आएगा, प्रश्न तो यहीं से आएंगे जितने भी प्रश्न होंगे। इसके बाद हम देखेंगे राष्ट्रीय आंदोलन का हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसमें एक चीज़ और है, सविनय अवज्ञा के पहले असहयोग है। तो असहयोग से पहले के यहाँ पर हम देखेंगे बंगाल विभाजन, बंग भंग। तो बंगाल विभाजन के बाद जो आंदोलन हुआ है
स्वदेशी आंदोलन, तो स्वदेशी आंदोलन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि मुजफ्फरपुर कांड वगैरह है शामिल उसमें है, तो उसके माध्यम से खुदीराम बोस की चर्चा हो जाती है, तो कुछ चर्चा उनकी भी हम यहाँ पर करेंगे। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हमारे पास सिर्फ पर्सनालिटी रह जाएगा पढ़ने के लिए, टैगोर, गांधी और नेहरू, और फिर आर्ट एंड कल्चर हमारा है, 3 है, पाल कला, मौर्य कला और पटना कलम। तो इसी के माध्यम से हमें आगे बढ़ना है। तो अभी हम ये जो टॉपिक हमारे पास है राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय चेतना और ये पुनर्जागरण, ये दोनों अभी हम कंप्लीट कर लेते हैं इस वीडियो में, देखते हैं और ज़्यादा हो सकता है तो भी करेंगे। और उसके बाद आगे का हमारा यही है, कांग्रेस से होम रूल, चंपारण, बंगाल विभाजन, असहयोग से अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन, ये है हमारा टॉपिक आज। तो हम इसमें शुरू करते हैं राष्ट्रवाद। देखिए, राष्ट्रवाद सबसे पहले हमें समझना है कि नेशनलिज्म होता है क्या, राष्ट्रवाद होता है क्या। तो राष्ट्रवाद का एक जो जनरल सा कॉन्सेप्ट है वो वह होता है कि एक होने की भावना, फीलिंग्स ऑफ यूनिटी, यही राष्ट्रवाद है। लेकिन महज इतना ही एक शब्द नहीं है, इसमें और विशेष हमें देखना पड़ेगा। तो ऐसे राष्ट्रवाद का एक अर्थ यही होता है कि एक होने की भावना, लेकिन वो एक किस आधार पर हो। तो एक होने का आप आधार देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर, तो ये राष्ट्रवाद है। तो राष्ट्रवाद का मतलब होता है एक होने की भावना, एक होने की भावना लिखेंगे, या एक सूत्र में बंधा होना, एक सूत्र में बंधा होना। अब एक सूत्र में बंधा होना तो क्या इसका आधार होना चाहिए, तो किन किन आधारों पर एक होने की भावना, तो इसमें देखिए आप, सांस्कृतिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर, या ऐतिहासिक तौर पर, भाषाई तौर पर, और खास करके आप यूरोपीय राष्ट्रों में देखेंगे कि भाषाई तौर पर ही राष्ट्रवाद का विकास हुआ है, या कहीं कहीं धर्म पर भी होता है, इन आधारों पर। लेकिन इसका एक यह होता है कि एक ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर, ये एक ज्योग्राफिकल एरिया है मान लिया, ये ज्योग्राफिकल एरिया पर जो रहने वाले लोग हैं यहाँ पर, ये लोग आपस में बंधे होंगे एक सूत्र से, है ना। तो यही होता है, यही राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद का मतलब एक आपस में एक होने की भावना होती है। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी एक भौगोलिक क्षेत्र में लोगों के बीच में परस्पर जुड़े होने की जो भावना होती है, वही राष्ट्रवाद कहलाता है। तो यही राष्ट्रवाद है। अब आप समझिए, भारत के अगर परिप्रेक्ष्य में आप बात करेंगे कि भारत की क्या स्थिति है, तो भारत में आप देखेंगे कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दो आप ले लें, तो ये दोनों आधार पर भारत में राष्ट्रवाद का विकास हुआ है। क्योंकि भाषाई हमारे यहाँ विविधता है, और भाषाई विविधता हमारे यहाँ धर्म की विविधता है। इसीलिए भारत की जो राष्ट्रवाद है उसकी जड़ें बहुत मजबूत है। हम चलते हैं, देखते हैं और भारत की क्या स्थिति है। तो पहले हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो राष्ट्रवाद शब्द है, ये राष्ट्रवाद की व्याख्या किन किन आधारों पर अलग अलग की जा सकती है। तो पहले देखिए राष्ट्रवाद, फिर से हम लिखते हैं यहाँ राष्ट्रवाद। तो देखिए राष्ट्रवाद में ये जो पश्चिमी राष्ट्रवाद है, पश्चिमी या आधुनिक राष्ट्रवाद जिसे हम कहते हैं, यूरोपीय राष्ट्रवाद, ये पश्चिमी राष्ट्रवाद का क्या बैकग्राउंड है। तो देखिए इनका जो है वो पूंजीवाद है, पूंजीवाद है एक तो, और दूसरा है आधुनिकता। इसका विकास हुआ है। पूंजीवाद का विकास कैसे, तो पूंजीवाद पहले क्या था यूरोप में पहले सामंतवाद थे। सामंतवाद का अर्थ समझते हैं। सामंतवाद का मतलब होता है एक क्षेत्र विशेष में छोटी छोटी जो शक्तियां होती है
वो सामंतवाद होते हैं। सामंतवाद वहाँ होता है जहाँ एक बड़ी सत्ता का अभाव होता है या फिर एक बड़ी सत्ता कमज़ोर हो जाती है और वहाँ छोटी छोटी शक्तियाँ उभर कर सामने आ जाती है, वही सामंतवाद होता है। और अगर भारत में आप देखेंगे तो गुप्त काल के बाद ये भारत में शुरुआत इसकी हो चुकी थी। इसीलिए कहा जाता है कि भारत में जो मध्यकाल की शुरुआत हुई है वो 7वीं सदी या उसके बाद से मानी जाती है। ऐसा नहीं है कि भारत में तुर्की आगमन के साथ ही भारत में मध्यकाल का आगमन माना जाता है। मध्यकाल कहने के लिए हमें भारत में मोहम्मद गौरी के आक्रमण का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए हमें 7वीं या उसके बाद से ही जो प्रवृत्तियां बदल रही हैं उसी के आधार पर हम मध्यकाल का आगमन कह सकते हैं, क्योंकि काल का निर्धारण किसी शासक के आने से नहीं होता है, परंतु बल्कि प्रवृत्तियों में परिवर्तन के आधार पर होता है। प्रवृत्तियों के परिवर्तन का अर्थ यह हुआ कि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जो क्षेत्र है उसमें बदलाव आना शुरू हुआ। तो आप देखेंगे कि 7वीं सदी से यह प्रारंभ होने लगी, भारत में सामंतवादों का उदय होने लगा। एक केंद्रीय शक्ति कमज़ोर हो गई और कमज़ोर होने के बाद क्षेत्र में सामंतों का उद्भव हुआ और वो लोग अपनी अपनी समानांतर शक्तियाँ चलाने लगे। तो यही काल था यूरोप में पहले यही विशेषता थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ यूरोप में कि जब वहाँ औद्योगिक चरण हुआ, जब पूंजीवाद वहाँ पर विकसित होने लगा, तो जब औद्योगिक, खास करके औद्योगिक चरण अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि औद्योगिकरण वहाँ हुआ तो क्या हुआ कि पूंजीपतियों का एक वर्ग उभर कर सामने आया और जो सामंत थे, एक सामंत को दूसरे सामंत की आवश्यकता पड़ने लगी। तो इससे क्या हुआ कि एक दूसरे पर निर्भर होने लगे और ऐसे करते करते एक पूंजीपति वर्ग उभर के सामने आया और ये जो फ्यूडलिज्म था जिसे हम सामंतवाद कहते हैं वो हरास हो गया और कैपिटलिज्म उभर कर सामने आ गया। और इस कैपिटलिज्म के माध्यम से सब लोग एक सूत्र में बनते चले गए और इस तरीके से राष्ट्रवाद उभर कर सामने आता है यूरोप में। तो पश्चिमी जो राष्ट्रवाद का मॉडल है वो कुछ इस तरीके से उसका विकास हुआ है। इस तरीके से पश्चिमी मॉडल का विकास हुआ है। फिर उसमें आप देखेंगे कि तकनीक, ज्ञान विज्ञान, पुनर्जागरण वहाँ भी हुआ, वहाँ भी रेनेसां आया। तो इस तरीके से है। अब हम देखेंगे कि भारत की क्या स्थिति है। अब हम देखेंगे कि इसमें भारत की क्या स्थिति है, भारत में राष्ट्रवाद। तो अगर हम टॉपिक देखें भारत, अब भारत में राष्ट्रवाद का हम एक टॉपिक लेके चले आए यहाँ पर, तो इसको हम समझते हैं डायग्राम के माध्यम से कि भारत में राष्ट्रवाद अब 2 तरीके से है। भारत में राष्ट्रवाद, एक तो भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद की हम बात कर रहे हैं। आधुनिक राष्ट्रवाद, इस आधुनिक जो राष्ट्रवाद है भारत में, तो इसकी जड़ें या फिर इसका विकास आप कहेंगे कि इसका विकास भारत में अंग्रेजों के आने के बाद हुआ। अंग्रेजों के आने के बाद ही नहीं बल्कि अंग्रेजों के विरुद्ध ही हुआ, इसकी चर्चा हम करते हैं। लेकिन इससे पहले एक और हम देखते हैं और एक शब्द आप तलाशिए, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, जैसे अगर एक प्रश्न हो मेंस का कि क्या अंग्रेजों के आने से पहले भारत एक राष्ट्र था या फिर अंग्रेजों से आने से पहले क्या भारत में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ था, तो अगर ये प्रश्न आए तो हम उसका उत्तर कैसे देंगे, इसके लिए हमें ये समझना जरूरी है जो हम आगे अभी समझने जा रहे हैं। तो देखिए, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्या, राष्ट्रवाद का मतलब मैंने अभी बताया था कि राष्ट्रवाद का मतलब ये होता है कि जो किसी जोग्राफिकल एरिया में जो रहने वाले लोग होते हैं वो आपस में एक किसी भी एक भावना से जुड़े होते हैं, एक अपनापन उनके अंतर्गत होता है। तो क्या दिखता था पहले अंग्रेजों के आने से पहले, या अंग्रेज ही सिर्फ ऐसे कारण बने कि जिनके विरुद्ध में ही यहाँ के लोग आपसी भाईचारे को कायम किए, या फिर उनके विरुद्ध ही लोग एक हुए और फिर राष्ट्रवाद का विकास हुआ। तो उसके लिए आप प्राचीन भारत में चलिए। प्राचीन भारत में आप जब चलेंगे तो आप याद कीजिए चाणक्य का, तो चाणक्य ने कल्पना किया है या उसने लिखा है कि जम्बूद्वीप एक होगा। जम्बूद्वीप का मतलब हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक, तो उसने एक एरिया खींचा। तो चाणक्य ने एक एरिया खींचा है कि कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक, उत्तर से दक्षिण तक एक क्षेत्र है जिसका नाम जम्बूद्वीप है वो, और उस पर राजा, शासन करने वाला राजा चक्रवर्ती सम्राट है, चक्रवर्ती राजा है। तो आप इसको उदाहरण से समझ सकते हैं कि एक होने की भावना तो उसी समय से विकसित थी कि एक जम्बूद्वीप पर एक राजा जो पूरे जम्बूद्वीप पर शासन करे, तो एक सूत्र में पिला दिया। तो यहाँ पर हम उदाहरण में
आप ले सकते हैं, प्राचीन काल में आप उदाहरण ले सकते हैं चाणक्य का, कि चाणक्य के द्वारा अवधारणा दी गई, क्या अवधारणा दी गई, जम्बूद्वीप की और चक्रवर्ती राजा की। चक्रवर्ती राजा की मतलब एक जम्बूद्वीप हो, ऐसी जम्बूद्वीप पर चक्रवर्ती राजा शासन करेगा। तो एक हमें उदाहरण देखने को मिला जिससे हमें पता चल रहा है कि राष्ट्रवाद, ये जो राष्ट्रवाद हम जिस शब्द कह रहे हैं, इसकी कल्पना या फिर इसकी समझ या फिर इसका विकास उस समय हो चुका था। दूसरा हम एक और उदाहरण लेने का प्रयास करेंगे, अपनी सांस्कृतिक डेवलपमेंट भारत का जो हुआ है या भारत का जो ऐतिहासिक खास करके प्राचीन भारत में हम देखेंगे आदि शंकराचार्य का। आदि शंकराचार्य आप खास करके देखेंगे चाणक्य के बाद जो हुए 9वीं 10वीं शताब्दी में, तो इन्होंने क्या किया कि भारत में, आपको पता है कि भारत में एक तरह से बौद्धिक क्रांति इन्होंने लाया था। इन्होंने ज्ञान मार्ग पर जोर दिया था, उपनिषद पर जोर दिया था, वेदांत पर जोर दिया था। तो इन्होंने भारत में 4 मठों की स्थापना की, आपको यू विल नो दिस, 4 मठों की स्थापना की। और वो जो 4 मठों की स्थापना हुआ है वो चारों 4 दिशाओं में हुई है स्थापना उनकी, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। तो ये जो उत्तर और दक्षिण, पूरब, पश्चिम हुआ, और सब भी आप देखेंगे कि अपने अपने एकदम एक्सट्रीम बाउंड्री पर है, छोरों पर है। इसका मतलब क्या हुआ, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, उनके ब्रेन में एक खाका चल रहा होगा कि पूरा क्षेत्र एरिया कवर कर रहे थे कि हो सकता है यहाँ तक एरिया है, यहाँ स्थापना कर दिया जाए। तो इस तरीके से आप चारों दिशाओं में, चारों कोनों पर आप देखेंगे कि एकदम सीमा पर इसकी स्थापना किया जाना, मंदिर का स्थापना किया जाना, यह भी अपने आप में यही दिखाता है कि राष्ट्रवाद का विकास वहाँ पर हुआ था। तो दूसरा उदाहरण हमने ले लिया शंकराचार्य से। शंकराचार्य के द्वारा स्थापित मठ से। तीसरा उदाहरण आप एक और ले लें, और ये आप देखें मध्यकाल से। मध्यकाल में जो भक्ति आंदोलन चला, तो आप देखेंगे कि ये जो भक्ति आंदोलन है, भक्ति आंदोलन किसी एक क्षेत्र विशेष में न होकर पूरे भारत में हुआ, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हर जगह हुआ। तो यह भी अपने आप को पूरे क्षेत्र को प्रभावित किया और एक सूत्र में लोगों को बांधा। तो इस हिसाब से यह कहना कि भारत में राष्ट्रवाद का विकास ब्रिटिश के आने के बाद ही हुआ, ऐसा नहीं है, बल्कि इसी अभिव्यक्ति भारत में पहले से ही थी और जिसकी समझ हमने अभी लिया। तो भारत में राष्ट्रवाद का आपने देखा कि इसका बैकग्राउंड क्या रहा, तो हम कह सकते हैं कि इसकी जड़ें हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, इसकी जड़ें हम भारत के इतिहास में देख सकते हैं। भारत में आप चाणक्य में चले जाइए प्राचीन में, फिर आप शंकराचार्य का उदाहरण और फिर भक्ति आंदोलन का उदाहरण आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसमें कह सकते हैं। अब हम देखते हैं इसका दूसरा पार्ट। डायग्राम में देखिए दूसरा पार्ट लिखा हुआ है आधुनिक परिप्रेक्ष्य में। तो आधुनिक राष्ट्रवाद की अगर आप बात करेंगे तो आधुनिक राष्ट्रवाद, जिसे पश्चिमी राष्ट्रवाद कहते हैं, तो इसका विकास हमें देखना होगा कि ब्रिटिश के विरुद्ध हुआ। और खास करके भारत में जो अंग्रेजों का भारत में आगमन और आगमन के बाद यहाँ शक्ति के रूप में स्थापना जो हुई 1757 के बाद, और आपने देखा कि 1757 से लेकर के 1857 100 साल में अंग्रेजों के विरुद्ध भारत में जनमानस के अंदर स्वर खड़ा हो चुका था और उसका एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ 1857 की क्रांति। यह क्या हुआ कि इससे अंग्रेजों के विरुद्ध भारत के जनमानस में एक विद्रोह उत्पन्न हुआ और यह विद्रोह यहाँ के लोगों को आपस में एक सूत्र से बांध दिया और 1857 जैसी क्रांति हुई जो अंग्रेजों को भारत से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से की गई थी। तो स्वतंत्रता संघर्ष की पहली अभिव्यक्ति 1857 के रूप में हुई। हालांकि राष्ट्रवाद का पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ था, लेकिन राष्ट्रवाद का आरंभिक चरण या उसकी आरंभिक भनक हमें 1857 की क्रांति में देखने को मिल जाती है और इसके बाद भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का विकास होने लगता है। और उसके पीछे कौन कौन से कारण हैं अभी हम चर्चा करते हैं। देखिए भारत में राष्ट्रवाद
देखिए, राष्ट्रवाद के विकास के हम देखते हैं। पहला हम देखें कि इसका विकास कैसे हुआ। दूसरा हम देखेंगे कौन कौन से कारण हैं। तीसरा हम देखेंगे इसका स्वरूप कैसा रहा राष्ट्रवाद का। और फिर हम देखेंगे कि इसका प्रभाव क्या हुआ। तो देखिए, विकास में हमने कहा था कि इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी हमें बताना है। तो आप मेंस में जब लिख रहे होंगे तो आप ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करेंगे, जो मैंने अभी किया था। और मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था, चाणक्य के द्वारा प्रतिपादित एक सिद्धांत और वो था, या फिर चाणक्य के द्वारा किया गया कल्पना, और वह था जम्बूद्वीप जिस पर चक्रवर्ती राजा शासन करे। दूसरा मैंने कहा था कि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित मठ के द्वारा दिया गया संदेश। और तीसरा मैंने बोला भक्ति आंदोलन, जो मध्यकाल में है। अब हम देखेंगे कि ये तो आपकी पृष्ठभूमि बताएंगे, इसका विकास की पृष्ठभूमि बताएंगे आप। लेकिन अब क्या हमें कहना है, आधुनिक राष्ट्रवाद की जब बात हो तो अब ये लिखते चलना है कि ऐसा नहीं है कि भारत में जो राष्ट्रवाद का विकास हुआ है वो अंग्रेजों के आने के बाद ही हुआ है, बल्कि इसकी तो एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है और इसमें हम ये बताते हुए चले जाएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है कि ये बताना है कि क्या हुआ। तो आप देखिए, सबसे पहले इसका कारण अगर हम समझने का प्रयास करेंगे तो इसके कारण में क्या होगा। पहला कारण में यह होगा कि अंग्रेजी शिक्षा समाज और धर्म सुधार, अंग्रेजी शोषण, ये सब होगा। जैसे देखिए, भारत के जो लोग थे, तो आपको पता है कि खास करके 1835 के बाद भारत में इंग्लिश एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया। तो भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा शुरू की गई और यहाँ के लोग, जैसे कुछ लोग यहाँ पर यूरोप में गए और वहाँ से पढ़ कर आए, तो वो अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य शिक्षा के संपर्क में आए और वो समझे कि क्या होता है यूरोपीय शिक्षा और आधुनिकता क्या होता है, किस तरीके से वहाँ नेशन काम करते हैं, किस तरह उनका सिस्टम काम करता है, किस तरह से जुडिशियरी है, किस तरीके से डेमोक्रेसी है, किस तरह से क्या है। तो भारत के जो कुछ लोग जो अंग्रेजी शिक्षा पढ़ने गए वहाँ पर, वो यूरोप के पूरे ज्ञान विज्ञान के से परिचित हुए। उन्हें आधुनिकता के बारे में विभिन्न विचारकों का उन्होंने विचार पढ़ा। तो कई विचारकों का जब उन्होंने विचार पढ़ा कि क्या उनका कहना होता है डेमोक्रेसी के बारे में, किस तरह से शासन होना चाहिए, तो ये पढ़ने के बाद वो आकर यहाँ कंपेयर करने लगे कि भारत में भी इस तरीके के, हमारे अपने कंट्री में भी इस तरह का डेवलपमेंट करना होगा। तो यह भी एक कारण हुआ कि यहाँ के लोग अंग्रेजी शिक्षा पाए और फिर उन्हें जब शुरू में तो उन्हें लगा कि बहुत लोकप्रिय, बहुत न्यायप्रिय, बहुत लोकतांत्रिक और बहुत संवैधानिक सरकार है जो हमारे यहाँ शासन कर रही है। और यही कारण था कि 1857 में भारत को शिक्षित वर्ग अंग्रेजों के पक्ष में खड़ा रहा। मतलब खड़ा रहने का मतलब वो लड़ाई में भाग नहीं लिया, लेकिन भारतीय लोगों के प्रति उसकी सहानुभूति नहीं आई और वो खड़ा नहीं हुआ इधर, और मानसिक रूप से उसे लगा, मानसिक रूप से अंग्रेजों के साथ रहा। आपको पता है 1835 में इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसमें मैकॉले को बनाया गया था इसका अध्यक्ष, और उसी ने खाका तैयार किया था भारत में शिक्षा की, और इंग्लिश एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था। उसी के बाद यहाँ के लोग जब पढ़ने लगे, जो कुछ लोग पढ़कर जब तैयार हुए, तो आगे चलकर उनको यह बोध हुआ कि किस तरीके से हमारे यहाँ ये चीज़ें नहीं हैं, और आगे चल के वही जो इंग्लिश पढ़े हुए लोग थे आधुनिक शिक्षा पा करके वही अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हुए और भारतीय लोगों में एकता स्थापित किए और राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। यह रहा। दूसरा कारण रहा समाज और धर्म सुधार। जब ये लोग आधुनिक शिक्षा पाए और जब ज्ञान विज्ञान और नैतिकता, मूल्य, मानववाद, इन सब की जब बात करने लगे, तब इन्हें लगा कि नहीं, हमारे यहाँ तो बहुत सुधार की जरूरत है। तो ये लोग अपने यहाँ धर्म और समाज सुधार की बात करने लगे। फिर इसे हम राष्ट्रीय पुनर्जागरण में देखेंगे। इसे यही पुनर्जागरण का भाग है कि राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती
आप स्वामी विवेकानंद या फिर सैयद अहमद खान, इन सब की भूमिका देखने को मिलती है। तो ये सब समाज और धर्म सुधार करने लगे और समाज और धर्म सुधार के माध्यम से भी राष्ट्रवाद में भूमिका इनकी होती है। अगला क्या था? अंग्रेजी शोषण। अंग्रेजों ने इस तरीके से शोषण किया यहाँ पर कि इन लोगों को प्रत्यक्ष रूप से उनके विरुद्ध आवाज़ उठाने का मौका मिला। जैसे अगर यूरोप से कोई, भारत के लोग ही यूरोप से शिक्षा ग्रहण कर आता है और जब यहाँ आने के बाद देखता है कि दोनों के बीच में तो अंतर है, क्योंकि इनकी जो थियोरी जो है इनकी ब्रिटेन में, कैसे ये लोग न्यायप्रिय हैं या फिर संवैधानिकता में विश्वास करते हैं, लेकिन भारत में आने के बाद तो लोग शोषण कर रहे हैं। यहाँ तो इनकी जो पॉलिसीज है वो बिल्कुल उल्टा पॉलिसीज है। तो इन्होंने कहा कि इनकी कहनी और इनकी कथनी और इनकी करनी में तो बहुत फर्क है, तो थियरी और प्रैक्टिकल में बहुत डिफरेंस है। तब उन्होंने फिर इसका विरुद्ध आवाज़ उठाना शुरू हुआ और पहले तो लोगों को एकत्रित किए ये लोग। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि विकास हुआ। दूसरा एक और कारण हम एक और देखेंगे कि प्रेस का विकास होना। प्रेस का विकास होने से क्या हुआ कि पत्र पत्रिका या साहित्य और भी छपने लगे, और जब ये छपने लगे तो यहाँ के बुद्धिजीवी लोग इसी के माध्यम से अपने विचारों को आगे बढ़ाने लगे। तो इसमें प्रेस की भूमिका भी बहुत बड़ी है नेशनलिज्म को लाने में भारत में। तो भारत में राष्ट्रवाद, आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास में पत्र पत्रिका की भूमिका, आप एक शब्द में कहना चाहें तो प्रेस की भूमिका। तो प्रेस की जो भूमिका है उसकी निर्णायक यहाँ पर साबित होती है, क्योंकि अपने विचारों को एक जगह से दूसरे जगह फैलाने में, जनमानस के लोग तक पहुंचाने में ये बहुत कारगर सिद्ध हुआ। तो इस तरीके से यह भी हम देखेंगे। तो कारण हमने क्या देखा? अंग्रेजी शिक्षा, समाज और धर्म सुधार, अंग्रेजों का शोषण, ये प्रेस का विकास, ये सब कारण हुआ और ये सब बैकग्राउंड बना रहा था राष्ट्रवाद के विकास में भारत के। तो ये हमने देखा। अब अगर हम स्वरूप की बात करें कि किस तरीके का स्वरूप भारत में देखने को मिला राष्ट्रवाद का, तो स्वरूप में हम देखते हैं यहाँ पे कि स्वरूप में क्या है। स्वरूप में है मानववाद एक, और दूसरा है तर्कवाद। भारत में यही दो इसके आधार हैं। इसे आप स्वरूप कहें या फिर इसका आधार कहें, स्वरूप कहें या इसका आधार है, यही दो चीजें विकसित हुई। अब मानववाद क्या है? देखिए, मानववाद का मतलब होता है कि मनुष्य को ईश्वर के समानांतर रखना, यही होता है मानववाद। मतलब केंद्र में मानव है। जैसे इससे पहले जो भारत में जो परंपरा रही है, कमोबेश आज भी आपको देखने को मिल जाता है, हालांकि बाय कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं है, लेकिन ऑलरेडी एक परसेप्शन है कि ये समाज के लिए क्या अच्छा होगा, हमें ये सोचना है, व्हाट इज गुड फॉर सोसाइटी। कोई भी कदम उठाने से पहले सोचते हैं कि समाज के लिए क्या होगा। तो इसी के जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिविजुअल सेंट्रिक है, मतलब राइट्स इंडिविजुअल को मिले हुए हैं, ना कि सोसाइटी को राइट्स मिले हुए हैं। जितने भी फंडामेंटल राइट्स बने हुए हैं सोसाइटी को थोड़े नहीं दिए गए हैं, वो सब तो इंडिविजुअल को दिए गए हैं। तो वो ये जो राइट्स वाली जो बात हम आज कह रहे हैं संविधान में, वो हमने कहाँ से लिया? तो यही जितने भी हमारे संविधान में जो खास करके राइट्स जो हमें मिले हुए हैं वो तभी मिला है जो हम स्वतंत्रता संग्राम किए हैं, अंग्रेजों के विरुद्ध जो लड़ाई में जिन जिन चीज़ों के लिए हमने लड़ा वो चीज़ों अपने नागरिकों को हमने दे दिया। तो यही फंडामेंटल राइट्स तो लोगों को थे ही नहीं। तो बात यह है कि जब आधुनिक राष्ट्रवाद के आधार के रूप में देखेंगे तो मानववाद सबसे प्रमुख आएगा। देखिए, इन सब चीज़ों को अगर आप आंसर राइटिंग में लिखेंगे तो बहुत अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे, मानववाद आपको मिलेंगे। तो मानववाद क्या हुआ? ईश्वर के समकक्ष रखना। ईश्वर के समकक्ष का मतलब कि वैल्यू मानव का ज़्यादा रखना, कि मानव ईश्वर है और फिर इसे सब चीज़ मिलना चाहिए, मतलब इसकी स्वतंत्रता का हनन नहीं हो, इसको व्यापक स्वतंत्रता हो, ये अभिव्यक्ति अपना कर सके। कहने का मतलब यही हुआ कि हर तरीके का इसे ये हो। तो मानववाद का मतलब यही हुआ। तो ये न सोचा जाए कि क्या समाज के हित में है, बल्कि यह क्या सोचा जाए कि एक व्यक्ति के हित में क्या है। मतलब व्यक्ति को केंद्र में रखकर नीतियों का निर्धारण करना, व्यक्ति को केंद्र में रखकर ही सभी नीतियां बनाना, या फिर जो भी अनुच्छेद वगैरह हमारे यहाँ आगे चल के बने, जो भी संवैधानिक प्रक्रिया हुई, वो सब व्यक्ति को आधार में रखा गया। मानवतावाद का अर्थ यही है कि व्यक्ति के हितों को सर्वोपरि रखा जाए।
ये हुआ। क्योंकि आपको भी पता है कि यूरोप में भी खास करके जो इससे पहले राष्ट्रवाद या फिर आधुनिकता ऐसे सबसे पहले मानव के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया जाता था। भारत में तो फिर भी स्थिति यूरोप के मामले में बेहतर थी, क्योंकि आपको पता है कि प्राचीन भारत में भी मेगास्थनीज ने कहा है कि भारत में दास प्रथा नहीं था, क्योंकि उसे भारत में दासों के साथ व्यवहार बेहतर दिखा बनिस्बत की यूरोप में होता था। यूरोप में दासों को या जो गुलाम होते थे उसे जंजीरों में बांध कर रखा जाता था। जब काम करवाना होता था तो उसकी बेड़ियां खोल दी जाती थी और वो काम कर देता था। कपड़े भी नहीं पहनता था वो, या फिर निम्न दर्जे के कपड़े पहनता था, और काम करने के बाद फिर से उसके हाथ पैर बांध दिए जाते थे और एक काल कोठरी में उसे बंद कर दिया जाता था। उसके कुछ राइट्स नहीं थे, न तो को स्वतंत्र व्यवहार कर सकता था, न तो किसी से वार्ता कर सकता था, न तो कहीं घूम सकता था। ये सब वहाँ नहीं था। जबकि भारत में इस तरीके के कहीं भी दास प्रथा भारत में नहीं देखने को मिला है। भारत में दासों के साथ जो व्यवहार था वो सामान्यतः पारिवारिक रूप से किया जाता था। जिस तरह से एक परिवार के सदस्य के साथ व्यवहार किया जाता है, उस तरीके से यहाँ दासों के साथ व्यवहार किया जाता था। उसे कहीं भी जाने की स्वतंत्रता होती थी, कहीं भी रिश्ता वगैरह में जाने या कहीं भी अपना व्यक्तिगत और भी जो संपर्क स्थापित करने की उसे छूट होती थी। लेकिन ये आपको देखने को या फिर बेड़ी या जंजीर लगाने जैसे कोई उदाहरण भारत में नहीं है। तो इस तरीके से वहाँ पर मानव के मूल्यों का हनन बहुत अधिक हुआ था। उसी संदर्भ में मानववाद का विकास भी यूरोप में हुआ, और वो यही है कि व्यक्ति को ईश्वर के समानांतर रखो, अब फिर उसकी बात करें। तो इस तरीके से भारत में भी मानववाद की बात आई, और मानव मतलब मनुष्य को ईश्वर के समानांतर रखना। और भारत में भी, अब हम भारत की समस्या की बात करें तो यह हुआ कि भारत में भी कई तरह की समस्याएं थे। जैसे भारत में धर्म के आधार पर विभेद, जाति के आधार पर विभेद, समाज के आधार पर विभेद, यह भी भारत में विभेद था। तो इसमें मानववाद जैसा भारत में एक सिद्धांत आना, जिसके माध्यम से मानव को सिर्फ मानव समझा जाए और मानव को एक विशेष स्थान दिया जाए, उसके राइट्स की बात हो, उसकी समानता, उसका सम्मान की बात हो, यह मानववाद कहता है। या इसमें दलित हो या फिर अन्य सामान्य जाति हो, कोई भी हो, इस तरीके के बातों को इंट्रोड्यूस किया गया। दूसरा है तर्कवाद। देखिए, तर्कवाद का मतलब होता है कि कोई भी जो थियरी है एस्टैब्लिश, कोई भी मतलब सिद्धांत पहले से चला आ रहा हो, उसे जांच करना ये लॉजिकल है कि नहीं है, उसे तर्क रखना, तर्क पे जांचना। यह नहीं कि ये पहले से परंपरा चली आ रही है तो आज भी होगी, नहीं, आज हम उसे देखेंगे कि लॉजिकल है कि नहीं है, ये रैशनल है कि नहीं है। तो ये जांच करना, यही तर्कवाद होता है। उदाहरण के रूप में, और ख़ास करके आप समाज सुधार में धर्म सुधार आंदोलन जो भारत में चली 19वीं सदी में, तो उसमें इन चीज़ों का समावेश आपको खूब देखने को मिलेगा, जिसके प्रणेता राजा राम मोहन राय हैं, और अभी आधुनिक भारत के पिता उन्हें इसलिए कहा जाता है। तो तर्कवाद का विकास हुआ, और यह देखा गया कि जो परंपराएं चल रही हैं वो तार्किक हैं कि नहीं है। उदाहरण के रूप में आप देखेंगे कि जैसे उदाहरण में अगर आप देखें कि बाल विवाह, तो बाल विवाह अगर हो रहा हो पहले से, तो बाल विवाह को अब तर्क देखा जाएगा, तर्क दिया जाएगा कि क्यों सही है। क्या ये वैज्ञानिक रूप से सही है? तो नहीं, वैज्ञानिक रूप से भी नहीं सही है। मानसिक रूप से सही है? तो मानसिक रूप से भी नहीं है। क्या धार्मिक रूप से सही है? तो नहीं भाई, धार्मिक रूप से भी सही नहीं, कहीं धर्म इसका उल्लेख भी नहीं है। तो बस यही तर्क होता है। तो तर्क यही कहता है कि जो भी परंपराएं हैं या जो भी संस्था भी है या जो भी हो सिद्धांत हो, उसको तर्क पर रखना, उसकी जांच करना, कसौटी पर, तर्क की कसौटी पर कसना कि क्या ये सही है या नहीं है। अगर वो तर्क पर खरा उतरता है तो उसे हम जारी रखेंगे, और अगर वो खरा नहीं उतरता है तो हम उसे जारी रखने पर बाध्य नहीं है और उसे छोड़ देना चाहिए। यही तर्कवाद है। तो भारत में अगर इसके आधार की बात करेंगे राष्ट्रवाद, तो मानववाद और तर्कवाद इसका आधार माना जाएगा। और यही इसी दोनों आप देखेंगे कि इसका विकास हुआ। और भारत में समाज सुधार जो देखते हैं आप, इसका विकास इसमें हुआ है। और समाज सुधार, और इसी को पुनर्जागरण भी कहते हैं, पुनर्जागरण जो कहते हैं इसी को कहते हैं, ये हुआ। ये भी हमारा एक टॉपिक है, इसे हम पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं प्रभाव, कि राष्ट्रवाद का प्रभाव क्या हुआ। तो देखिए, राष्ट्रवाद का जो प्रभाव है वो बड़ा ही सकारात्मक रहा। इसमें नकारात्मक नहीं कह सकते, इसकी आलोचना हम नहीं कर सकते। अगर हम आलोचना करेंगे तो दूसरा वे में चला जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ है।
आलोचना हम समाज सुधार या पुनर्जागरण में जो घटनाएं हुई हैं उसका हम जरूर करेंगे, लेकिन एज ए होल नेशनलिज्म की आलोचना नहीं हम करेंगे। तो क्या हुआ यहाँ पे, क्योंकि नेशनलिज्म की आलोचना कब होगी, समाज सुधार में हम कुछ संस्थाएं जो आएंगी और वो संस्थाएं अपने आप में एक्सट्रीम बन जाएंगी, तो ही राष्ट्रवाद, उग्र राष्ट्रवाद बनेगा, तब उसकी आलोचना हम भले करेंगे, तो हम इसमें करेंगे। तो इसका प्रभाव यह हुआ कि भारत में, एक तो भारत में क्या हुआ कि एकता स्थापित होने लगा। एकता कैसे, तो एकता है भाई कि विभेद खत्म होने लगा। विभेद मतलब जैसे यहाँ पर पुरुष और महिला के में विभेद कम हुआ, कैसे, सती प्रथा को खत्म किया गया, विमेन एजुकेशन की बात की गई, बाल विवाह, विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया गया, बाल विवाह को कमजोर किया गया। तो ये सब हम देखेंगे। तो पुरुष और महिला का जो भेद हुआ वह खत्म हुआ। दूसरा कि जो जाति प्रथा थी, जाति व्यवस्था, वह भी कमजोर हुआ। खत्म तो नहीं कर सकते हैं, कमजोर हुआ, क्योंकि यहाँ भी दलितों के उत्थान की बात की गई। जो कर्मकांड थे उस पर प्रहार किया गया, जो अंधविश्वास फैले हुए थे धर्म में उस पर प्रहार किया गया और काफ़ी हद तक सफलता भी प्राप्त की गई। तो इसमें भी लोगों में फिर एकता स्थापित हुआ और जो निचले स्ट्रीम में थे वो मेन स्ट्रीम में आए और इससे प्रेरित होकर कई जो रूढ़िवादी लोग थे उनमें एक क्रांति आई, वैचारिक क्रांति आई कि नहीं, मनुष्य तो एक है, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। तो इससे उसमें परस्पर जुड़ाव हुआ। तो यह नेशनलिज्म का, ये राष्ट्रवाद जो आया उसका एक सकारात्मक पक्ष हमें देखने को मिला। और अगला हुआ कि यह भारतीय स्वतंत्रता में भूमिका निभाए, स्वतंत्रता में भूमिका निभाए। जब एक हुए तो ये ब्रिटिश के विरुद्ध आवाज़ उठाए और आप देखते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इनकी काफ़ी भूमिका रही, अहम भूमिका इनकी रही। तो इस तरीके से इसका प्रभाव यहाँ पर देखने को हुआ। और सिर्फ स्वतंत्रता की भूमिका नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण में भी स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र जो निर्माण हुआ है उसमें ही राष्ट्रवाद की काफ़ी भूमिका रही है। तो हमने देखा, राष्ट्रवाद का चैप्टर हमने पढ़ लिया। हमने पहले देखा इसका विकास, फिर हमने देखा कारण, फिर हमने स्वरूप देखा, प्रभाव देखा, ये हमने इसकी स्थिति देखा। अब आप समझिए, अगर आपसे लिखना हो कि भारत में राष्ट्रवाद के विकास के कारण बताएं, तो सबसे पहले बताएंगे, या फिर भारत में राष्ट्रवाद, आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास का कारण बताएं, तो या फिर राष्ट्रवाद का विकास का प्रभाव क्या रहा, इस तरीके का रहा। तो सबसे पहले आप एक उसका परिचय लगाएंगे, इंट्रोडक्शन लगाएंगे, भूमिका लिखेंगे कि राष्ट्रवाद क्या होता है। तो लिखेंगे कि किसी भी सूत्र से बंधे होने का जो अनुभव होता है या बोध होता है वही राष्ट्रवाद है। मतलब किसी भी बंधन से एक बंधे होने की, जैसे आप देखेंगे या तो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भाषाई, धार्मिक, किसी भी एक बंधन से बंधे होने का जो बोध होता है वही राष्ट्रवाद है। और भारत के परिप्रेक्ष्य में आप कहेंगे कि भारत में जहाँ भारत विभिन्न संस्कृतियों का एक देश है, यहाँ संस्कृतियों में विविधता है, यहाँ भाषा में विविधता है। तो भारत में क्या है कि भारत का जो राष्ट्रवाद है वो विभिन्न संस्कृतियों का मिश्रण है यहाँ, और ऐतिहासिक रूप से एक बंधे हुए हैं। भारत में क्या है, भारत में ऐतिहासिक रूप से बंधे हुए हैं, इतिहास सबका अपना अपना है इसमें है। तो इस तरीके से भारत में लोग बंधे हुए। भारत का राष्ट्रवाद भाषाई आधार पर नहीं है, धार्मिक आधार पर नहीं है, बल्कि यह विभिन्न संस्कृतियों के विकास की कहानी है। तो उसके बाद आप बताएंगे आधुनिक भारत की बात आप करेंगे कि भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुए। तो ही कहेंगे कि भारत में अंग्रेजी नीतियों के कारण विभिन्न लोगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, और जो नकारात्मक प्रभाव पड़ा तो उसका विरोध हुआ, और ये विरोध धीरे धीरे बढ़ता गया और सभी वर्ग इससे प्रभावित हुए। और ये जो विरोध एक हो गया, तब एक बड़ा महाविद्रोह हुआ, 1857 क्रांति हुई, जिसके माध्यम से यहाँ के लोग आपस में एक बंध गए, एक होते चले गए, और फिर यहाँ पर राष्ट्रवाद की शुरुआत होती है। पहला। दूसरा, अगर आप कारण देखेंगे तो देखेंगे क्या कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ। दूसरा, फिर देखेंगे हम कि धर्म सुधार हुआ। इसी माने जब धर्म सुधार हुआ तो यहाँ के लोग, धर्म और जाति कमज़ोर होने लगा, और फिर यहाँ के लोग एक होने लगे। फिर आप देखेंगे प्रेस का विकास हुआ, जिससे वैचारिक क्रांति फैली। एक जगह जो प्रेस के माध्यम से
जो समाज सुधारक थे या फिर जो राष्ट्रवाद के नेता थे वो अपना मैसेज आसानी से लोगों तक पहुंचा सकते थे। तो ये इसमें फ़र्क हमें देखने को मिला। स्वरूप क्या था, तो आप देखें कि मानववाद और तर्कवाद का विकास, और फिर स्वरूप बता देंगे, आप बताएंगे कि इसका प्रभाव क्या क्या रहा। तो इसका प्रभाव भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में तो भूमिका निभाए ही, इसके साथ ही पुरुष और महिला में जो दूरी थी वह कमज़ोर हुआ, महिलाओं को आगे आने का मौका दिया, जाति कमज़ोर हुआ जिससे लोगों में एकता स्थापित हुआ, भारत में जो सुपरस्टिशन थी वो कम हुआ, भारत के राष्ट्र निर्माण में भी भूमिका निभाई। तो इस तरीके से आप राष्ट्रवाद के बारे में आप बता सकते हैं। तो राष्ट्रवाद का टॉपिक हमारा कवर होता है। अब हम देखते हैं पुनर्जागरण समाज सुधार देखते हैं। राष्ट्रवाद में ये देखेंगे, अगर आलोचनात्मक परीक्षण करना अगर आ जाए कि राष्ट्रवाद का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, तो देखिए इसमें आलोचनात्मक में कुछ है नहीं, लेकिन इसी का एक चैप्टर है जो समाज सुधार या पुनर्जागरण। तो उसमें कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसका थोड़ा सा हमें आलोचना कर सकते हैं। तो अगर आलोचनात्मक परीक्षण करना हो राष्ट्रवाद का, तो आप 2-3 लाइन है, ये 2-3 पॉइंट है जिसके माध्यम से आप कर सकते हैं। आप यह कर सकते हैं कि राष्ट्रवाद के बाद, खासकर राष्ट्रवाद में नहीं, उस सामाजिक या पुनर्जागरण में जो धार्मिक आंदोलन हुआ, तो धार्मिक आंदोलन में कुछ कुछ जो धर्म थे वो ज़्यादा, कुछ आंदोलन एक्सट्रीम हो गए। वो जैसे वहाबी आंदोलन हो गया, या फिर आप देखते हैं कि आर्य समाज का जो दयानंद अंसारी का हो, ये हो गया। ये सब अपने अपने धर्मों की शुद्धता पर जोर देने लगे, और ये जोर देने से एक दूसरे के वो लोग विपरीत हो गए। तो इससे क्या हुआ कि थोड़ा सा एक्सट्रीम विचार सामने आया, और कहीं ना कहीं एक दूसरे को, खास करके हिंदू और मुस्लिम को एक जो विचार हुआ एक दूसरे से अलग किया। खैर, तो ये राष्ट्रवाद का चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब है पुनर्जागरण या राष्ट्रीय चेतना या धार्मिक सामाजिक आंदोलन। सुधार, ये टॉपिक हमारा है। देखिए, राष्ट्रीय पुनर्जागरण के पिता कहा जाता है राजा राम मोहन राय को, और राजा राम मोहन राय को इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने नए तत्वों को भारत में समावेश करने का प्रयास किया। पहले से जो एस्टैब्लिश यहाँ पे धार्मिक कुरीतियाँ थी उसके विरुद्ध उन्होंने आवाज़ उठाई, और वो पहली बार ऐसा हुआ कि कोई आवाज़ उठाया। खास करके सती प्रथा जैसी जो कुप्रथा थी उसके विरुद्ध उन्होंने आवाज़ उठाई। तो इसी को कहते हैं पुनर्जागरण, मतलब नए विचारों का समावेश होना। पहले से जो विचार चल रहे थे उसको तर्क की कसौटी पर इन्होंने कसा, और चूंकि वो गलत इन्हें लगा इसलिए फिर इसके विरुद्ध उन्होंने विचार की, इसके विरुद्ध उन्होंने प्रचार प्रसार किया, लोगों के बीच जाते थे, लोगों को जागरूक करते थे, और कहते थे कि जो प्रैक्टिस है वो हमारे सोसाइटी के लिए, वो इंडिविजुअल्स के लिए, या फिर न तो कहीं से वैज्ञानिक इसकी पृष्ठभूमि, न तो कहीं से वैज्ञानिक वैधता है, और न तो इसकी धार्मिक वैधता है। इस तरीके से वो भारत में, भारत के समाज में व्याप्त बुराइयों के विरुद्ध वो आवाज़ उठाते थे। ये हुआ। इस तरीके से ये राष्ट्र निर्माण की भी और राष्ट्र निर्माण में भी भूमिका निभाता था। तो राष्ट्रीय चेतना का मतलब होता है कि राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारे अंदर विचार उत्पन्न होते हैं वो होता है। तो राष्ट्रीय चेतना में न सिर्फ हमें यह देखना होता है कि इसमें हम किस तरीके से पॉलिटिकली हम इसमें इंडल्ज होते हैं, बल्कि अभी देखना है किस तरह से सोशली या फिर रिलीजियस रिफॉर्म्स भी लाए जाते हैं। तो ये जो पुनर्जागरण आपको देखने को मिलता है, इसमें देखेंगे हम कि इसमें भूमिका राजा राम मोहन राय की भूमिका इस सबसे महत्वपूर्ण है। राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय के बारे में आप जानकारी उत्पन्न कर लेंगे। तो इनके बारे में जानकारी लेंगे कि राजा राम मोहन राय कौन है, तो आपको पता है राजा राम मोहन राय कौन है। ये एक समाज सुधारक है। इन्हें आधुनिक भारत के पिता कहा जाता है, इन्हें पुनर्जागरण के पिता कहा जाता है। तो इनके बारे में 2-3 हम बात कर लेते हैं, इनके जो अप्रोच थे वो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इनकी एक समाज सुधारक के रूप में, तो एज ए समाज सुधारक के रूप में इन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों पर प्रहार करते थे। कुरीति पर प्रहार करते थे मतलब जैसे इनका कहना होता था कि मूर्ति पूजा का ये विरोध करते थे। दूसरा,
सती प्रथा, और सती प्रथा को उन्मूलन कराने में तो इनका विशेष हाथ था। सती प्रथा के विरुद्ध थे, और भी जो कर्मकांड होते थे उसके विरुद्ध थे। कर्मकांड, इन सब का विरोध इन्होंने किया, विरोध इन्होंने किया। बाल विवाह का भी विरोध किया इन्होंने, बाल विवाह का भी विरोध इन्होंने किया। केशव चंद्र सेन इनके सहयोगी थे, केशव चंद्र सेन सहयोगी थे। तो समाज सुधारक के रूप में राजा राम मोहन राय को अगर आप देखेंगे तो समाज में व्याप्त जितनी भी कुरीतियाँ थी, जिसके विरुद्ध कोई बोलता भी नहीं था, उसके विरुद्ध उन्होंने मोर्चा खोला और घूम घूम कर लोगों में जाकर, युवाओं में जाकर एक जागरण पैदा करते थे। एक ग्रुप इन्होंने बनाया, एक संस्था बनाई जिसका नाम था ब्रह्म समाज। तो इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की और वहाँ पर लोगों को ये यही बताते थे कि किस तरीके से ये सब गलत है। वो धार्मिक साक्ष्य लाते थे और दिखाते थे कि देखिए ये धर्म के आधार पर भी गलत है। तो इस तरीके से वो समाज में रिफॉर्म लाना चाहते थे। तो समाज सुधारक के रूप में उन्होंने क्या क्या किया, ये देख लिया आपने। दूसरा देखिए, धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता के क्षेत्र में देखिए, धर्मनिरपेक्षता के क्षेत्र में क्या था कि वो तीनों धर्म से प्रभावित थे। वो हिंदू धर्म से प्रभावित थे, वो ईसाइयत से भी प्रभावित थे और वो इस्लाम से भी प्रभावित थे। और तीनों की जो अच्छाइयाँ थी वो उसकी बात करते थे। हालांकि आगे चल के विवेकानंद इस धारा को बहुत मजबूत बना, उन्होंने बहुत स्पष्ट मैसेज दिया, लेकिन उसका आरंभिक चरण आपको देखने को मिलता है यहाँ। वो इस्लाम के भी पक्षधर थे, उसकी भी कुछ बिंदुओं की चर्चा वो करते थे बेहतर रूप में। ईसाई धर्म के भी कहते थे कि टेक्नोलॉजी वगैरह या फिर जो तकनीक है, तकनीक के साथ साथ जो आधुनिकता जो यूरोप में है, ईसाइयों में है, वह भी हमारे यहाँ होना चाहिए। हालांकि इनको, राजा राम मोहन राय को ऐसा माना जाता था कि बहुत ज़्यादा आधुनिक हो गए हैं, बहुत ज़्यादा पाश्चात्य हो गए हैं, इसलिए इसे कहा जाता है कि ये उग्र पाश्चात्य ये संस्था हो गई थी। लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखें कि इतने पाश्चात्यवादी सिद्धांत होने के बावजूद भी राजा राम मोहन राय कभी भी उनको, आप उनका वस्त्र कभी भी देखें, अपने भारतीय परिधान उन्होंने नहीं छोड़ा था। तो उनका वो रहन सहन जितना भी था वो सब भारतीय परंपरा में ही वो रहते थे, भले ही विचारों में वो आगे बढ़े थे। तो ये सब देखेंगे आप कि एक तो उनकी धर्मनिरपेक्षता थी, सभी धर्मों के समावेश में विश्वास करते थे। तीसरा हम देखेंगे राष्ट्र निर्माण में उनका सहयोग। राष्ट्र निर्माण में उनका सहयोग है, क्या सहयोग है? आधुनिकता का विचार देना, राष्ट्रवाद का विचार, तकनीक पर बल देना, ये सब देखेंगे हम। तो इस तरीके से राजा राम मोहन राय का आप मूल्यांकन करेंगे और राजा राम मोहन राय की जो कंट्रीब्यूशन है वो विभिन्न क्षेत्र में है, इस तरीके से आप बताने का प्रयास करेंगे। और संस्था का आप नाम याद रखेंगे, इनकी संस्था थी ब्रह्म समाज। इसी से जुड़े थे, आप देखेंगे देवेंद्रनाथ जो ठाकुर थे वो जुड़े हुए थे, आचार्य केशव चंद्र इससे जुड़े हुए थे, काफ़ी उनकी भूमिका है इसमें। आगे चलकर आदि, आप देखेंगे कि आदि ब्रह्म समाज साधारण ब्रह्म समाज में डिवाइड हो जाता है। तो सब तो खैर पीटी का भाग है, आप मेंस में उतना चीज़ों का, आप तारीख का या फिर इतने नाम का चर्चा करने के लिए आपके पास समय नहीं होगा, आप करना भी जरूरी भी नहीं है। आपको तो मेन मूल्य बताना है इसका। तो आप पुनर्जागरण की जब बात करेंगे तो आप उदाहरण में राजा राम मोहन राय को देंगे, आप उदाहरण में देंगे दयानंद सरस्वती को, और फिर उदाहरण में आप देंगे विवेकानंद को। तो राजा राम मोहन राय के विचारों को इस तरीके से आपको सामने लाना है। आत्मीय सभा का भी इन्होंने गठन किया था, वह भी देखेंगे। और देखिए कि दूसरा है दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती, तो दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना करते हैं, आर्य समाज की स्थापना करते हैं। और यह भी क्या है कि यह भी अंधविश्वास के विरुद्ध है। अंधविश्वास, बाकी जो कुरीतियां हैं उसके विरुद्ध है।
कर्मकांड के विरुद्ध हैं, पुरोहितवाद के विरुद्ध हैं। पुरोहितवाद के विरुद्ध ये भी थे, राजा राम मोहन राय भी थे, इन सब के यह भी विरुद्ध हैं। लेकिन एक चीज देखना है, दयानंद सरस्वती कहते हैं कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। अर्थात इनका कहना है कि जो वेद पर आधारित समाज है, जो वेद पर समाज जितने भी आधारित नियम है वो सब सही है और पूर्णतः वैज्ञानिक है, ये दयानंद सरस्वती कहते हैं। तो भले ही ये अंधविश्वास कुरीति पुरोहितवाद का एक खंडन करते हैं, लेकिन फिर भी जो हिंदू धर्म की जो परंपरा वैदिक सिद्धांत पर आधारित थी उसका ये फोकस करते हैं और उसी आधार पर समाज की पुनर्स्थापना की मांग करते हैं। और यह भी रास्ता खोल देते हैं कि जितने लोग वो परंपरा छोड़ दिए हैं वो वापस आ जाएं। तो शुद्धि आंदोलन भी चला दिए। इनका कहना था कि जो लोग ईसाई या मुस्लिम जो बन गए हिंदू धर्म छोड़कर वापस आ जाइए, और शुद्धि आंदोलन भी चलाया। ये कहीं न कहीं विवाद का विषय बन गया। लेकिन फिर भी अगर दयानंद सरस्वती की हम कंट्रीब्यूशन की बात करें तो एक बात और था, ये आधुनिक और पाश्चात्य शिक्षा की भी बात किए। और पाश्चात्य शिक्षा की जब बात किए तब इन्होंने वेद की बात की, इन्होंने आधुनिक शिक्षा की वकालत की, इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा की वकालत की कि आगे बढ़ने के लिए बड़ा जरूरी है। अंग्रेजी शिक्षा की वकालत राजा राम मोहन राय भी करते थे और इन्होंने भी की। तो दयानंद सरस्वती और खास करके भारतीय समाज पर दयानंद सरस्वती की पकड़ बहुत मजबूत थी और इस समाज ने बहुत कंट्रीब्यूट की और इसने आर्य समाज ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है लोगों के बीच में। तो इनका आप देखेंगे कि यह भी समाज सुधारने का प्रयास करते थे। अगला हम देखेंगे विवेकानंद। तो विवेकानंद की अगर भूमिका की आप बात करें तो ये निर्णायक भूमिका है। तो जिस ये जो आंदोलन की शुरुआत राजा राम मोहन राय कर रहे हैं यहाँ पे, जिस विचार की, इसका आपको देखेंगे विकसित रूप देखने को मिला विवेकानंद में। तो विवेकानंद क्या है कि एक तो ये सामाजिक सुधार की बात करते हैं। समाज सुधार का मतलब क्या? तो यह भी जाति का विरोध करते हैं, जातिवाद का, अंधविश्वास का यह भी विरोध करते हैं, आधुनिकता या आधुनिक शिक्षा की वकालत यह भी करते हैं, पाश्चात्य शिक्षा की भी वकालत किए। लेकिन मूर्ति पूजा का सपोर्ट करते थे, यह भी याद रखिएगा। ये सब मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। यह भी मूर्ति पूजा का विरोध किए यार समाज भी। कहते हैं कि वैदिक काल में मूर्ति पूजा कहाँ होती थी, इसलिए विरोध करते हैं। लेकिन विवेकानंद मूर्ति पूजा का सपोर्ट करते हैं क्योंकि खुद मूर्ति पूजा करते थे। ये काली कहा जाता है कि भगवती का ये शिष्य थे और सॉरी पुजारी थे और इन्हें दर्शन भी हुआ था देवी का। खैर, लेकिन फिर भी तो इनका कहना क्या था, विवेकानंद का मैसेज क्या था? विवेकानंद का जो मैसेज था वो भारतीय सोसाइटी के परिप्रेक्ष्य में वो यह था कि अंधविश्वास से दूर रहें। और यह एक बात और कहना चाहते थे कि यह कहते थे कि अगर कोई भूखा है ना, तो मैं ईश्वर को नहीं मानता हूँ कि उसके रहते हुए भी कोई अगर भूखा रह जाए। तो इस तरीके की बातें करते थे। और खास करके नैतिकता और आत्मा की शुद्धता पर बल देते थे। और इनका कहना था कि भारत को पश्चिम से सीखना चाहिए, क्योंकि पश्चिम तकनीक में आगे है, तो तकनीक में आगे रहना चाहिए और हमें सीखना चाहिए तकनीक पश्चिम से। और यह इस्लाम से भी सीखने की बात करते थे कि इस्लाम में बंधुता की भावना इस्लाम में बहुत अधिक है, इसलिए हमें चाहिए कि हम उससे भी शिक्षा ग्रहण कर सकें। और नैतिकता में हम आगे हैं, इसीलिए अध्यात्म में हम आगे हैं, इसीलिए भारत विश्व को अध्यात्म और नैतिकता में दे सकता है बहुत कुछ। और विश्व गुरु रखने की क्षमता विश्व गुरु बनने की क्षमता भारत रखता है। तो आप विवेकानंद की बात अगर करें तो उन्होंने समाज सुधार में भी काम किया, उसने धर्मनिरपेक्षता में भी उन्होंने काम किया, उन्होंने राष्ट्र निर्माण के लिए मैसेज भी दिया। इस तरीके से विवेकानंद का व्यक्तित्व अगर आप बात करें तो भिन्न भिन्न क्षेत्र में उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। एक बात और हम देखेंगे कि जिस तरीके से जो भी आप देखते हैं कि जो ज्ञान मार्ग की बात करते हैं या फिर
जो वो अब बात करते हैं कि जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, चाहे वो बुद्ध हो या महावीर हो या जो भी हो, उन सब कहा जाता है कि ज्ञान की प्राप्ति जो उन्हें हुई है वो बिल्कुल एकांतवास में हुआ है, मतलब बिल्कुल समाज से दूर हुआ है। लेकिन विवेकानंद एक ऐसे व्यक्ति रहेंगे उस समाज के अंदर ही, मतलब लोगों के बीच में रहकर ही विशेष ज्ञान प्राप्त करने की बात कहते हैं। अब बोलते हैं नहीं, समाज में रहकर भी किया जा सकता है, और उस समाज में रहकर समाज के लिए करने के संदेश देते हैं। और वो फिर इसलिए इन्हें नौ वेदांतवादी कहा जाता है, क्योंकि यह भी उपनिषद की ही शाखा पर चलते हैं। जो उपनिषद की शाखा जो शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य चला था, इसलिए चले थे, इसलिए उसे वेदांतवादी कहा जाता है। और ये नौ वेदांतवादी की व्याख्या किए थे, और ये कहते थे कि वो वेदांतवादी था कि अकेले में ज्ञान प्राप्त भले होता था, लेकिन ये वेदांती था कि लोगों में दूर जाकर नहीं, लोगों से दूर जाकर नहीं, बल्कि लोगों के बीच रहकर ही ज्ञान की प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति जैसे शब्द का इन्होंने बात किया था। तो इस तरीके से विवेकानंद के बारे में भी जानकारी हमें लेना है। समाज सुधार कैसे किए, जातिवाद के प्रबल विरोधी थे, आपको पता होना चाहिए, और अंधविश्वास के विरोधी थे, ये मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे, पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। इन्होंने कहा था कि हमें आधुनिकता, हमें तकनीक का ज्ञान लेना चाहिए पश्चिम से, ईसाइयों से, इस्लाम से भी हमें कुछ सीखना चाहिए। तो ये इन्होंने कहा था। इन्होंने एक बात और कहा था कि आगे आने वाले 50 वर्षों तक भारत में सिर्फ एक ही धर्म होना चाहिए, और वो राष्ट्रवाद की बात इन्होंने किया था कि एक राष्ट्र धर्म होना चाहिए, और इसी से भारत विश्व गुरु बन सकता है। तो ये हमने देखा कि पुनर्जागरण, राष्ट्रीय जो सामाजिक सुधार आंदोलन चला, तो पुनर्जागरण में खास करके हमने देखा कि राजा राम मोहन राय की भूमिका, दयानंद सरस्वती की भूमिका, विवेकानंद की भूमिका हमने देखा। और फिर हमने देखा कि सामाजिक सुधार में भी इनकी भूमिका किस तरीके से है। और ये जो भूमिका हुआ है, ये हिंदू धर्म, अगर हम इसे कहें कि हिंदू धर्म का सुधार हुआ, तो यह हिंदू धर्म का सुधार हुआ। और इसी तरीके से हम अगर देखें कि मुस्लिम धर्म में कौन सा सुधार हुआ है, तो मुस्लिम धर्म में सुधार के लिए अलीगढ़ आंदोलन है ना। तो जो सामाजिक आंदोलन चला, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो मुस्लिम धर्म में सुधार या समाज में सुधार, तो हम देखेंगे कि एक इसके लिए तो वहाबी आंदोलन आया था। दूसरा अगर हम देखें अलीगढ़ आंदोलन, तो ये जो मुस्लिम सुधार, जो ये वहाबी आंदोलन है, ये वहाबी आंदोलन का कहना था कि जो इस्लामिक जो परंपरा है उसकी शुद्धता की बात करते थे, कि उसी की शुद्धता पर रहो, और जो भी इस्लामिक जो चीज़ें हैं, जो हदीस कुरान की चीज़ें हैं, उसी पर हमें फोकस करना है। तो ये क्या था कि इस तरीके से ये धार्मिक हो गए, और धर्म पर क्या हुआ, ये धर्म पर जोर देते चले गए, इसे अतिवादी हो गए। अतिवादी हो गए, अतिवादी होने के बाद आगे चल के क्या होगा, टकराव होगा। जैसे उधर दयानंद सरस्वती का था, आर्य समाज था, वह भी आपको शुद्धि आंदोलन चलाया, तो वो एक तरफ से ये, तो ये सब क्या हुआ कि सब टकराव होते चले गए। और टकराव के बाद सांप्रदायिक माहौल, सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। वही एक अलीगढ़ आंदोलन है, यह क्या करता था, आधुनिकता की बात करता था, आधुनिक शिक्षा का विकास। और दूसरा तर्कवाद, कि जो भी चीज़ें हैं उसे तर्क पर, और यह कुरान की आधुनिक व्याख्या पर बल देता था, आधुनिक व्याख्या पर बल देता था। सैयद अहमद खान इसके नेता थे। तो यह एक प्रगतिशील विचार था, इसे अहमदी आंदोलन भी कहा गया। तो ये रहा। अगर हम बात करते हैं पारसी धर्म सुधार की, तो इसमें था
रहनुमाई मजद सना, रहनुमाई यह एक संस्था थी। तो इस तरीके से आप देखें कि समाज सुधार में विभिन्न समाजों के बीच में इस तरीके से सुधार का काम हुआ है। तो ये हमारा टॉपिक जो है पुनर्जागरण, धार्मिक सुधार, यह कंप्लीट हुआ। अब इसका थोड़ा सा प्रभाव हम देख लेते हैं क्या क्या हुआ। हाँ, तो टॉपिक आपका है कि राष्ट्रीय पुनर्जागरण या फिर धार्मिक सुधार है। तो इसका अगर आपको बताना होगा कि पृष्ठभूमि, तो पृष्ठभूमि या परिचय बताएंगे कि भारतीय समाज में विभिन्न तरह की कुरीतियाँ स्थापित थी और इस समाज को एक सुंदर और प्रगतिशील समाज बनाने के लिए इसमें व्यापक सुधार की आवश्यकता थी। इस तरीके से आप लिखेंगे, इसके बैकग्राउंड में लिखेंगे आप या परिचय में, और फिर आप आगे चल के इसका स्वरूप लिखेंगे कि किस तरीके से इसमें आधुनिक विचार का समावेश हुआ। और उस समावेश में आप बोलेंगे कि राजा राम मोहन राय की क्या भूमिका रही, दयानंद सरस्वती और विवेकानंद क्या व्याख्या करेंगे। और फिर आप इस तरीके से उसमें महिलाओं के लिए भी इन्होंने फाइट किया, महिलाओं के लिए पुरुष और महिला की समानता के बाद की सती प्रथा का विरोध इन्होंने किया। इन्होंने अनटचेबिलिटी मतलब जो छुआछूत था उसके विरुद्ध उन्होंने आवाज़ उठाई। तो व्यापक समाज में परिवर्तन की बात होने लगी, सामाजिक एकता स्थापित और विषमता, सामाजिक विषमता को दूर करने का प्रयास हुआ। तो इसमें दयानंद सरस्वती की भूमिका, विवेकानंद की भूमिका या फिर सर सैयद अहमद खान की भूमिका। तो इस तरीके से आप इसका उदाहरण देकर के आप समझाएंगे और फिर आप लास्ट में निष्कर्ष में इसका लिखेंगे। तो निष्कर्ष में या फिर इसके प्रभाव में आप क्या लिखेंगे कि इस तरीके से भारत में जो सामाजिक एकता या फिर आप कहेंगे कि एक बेहतर समाज का निर्माण, तो एक बेहतर समाज का निर्माण हुआ। आप यह इसमें शामिल करेंगे, बेहतर समाज का निर्माण। और क्या हुआ, समाज में अब बौद्धिक विकास, बौद्धिकता का विकास होने लगा, धर्मनिरपेक्षता इसकी भी दृष्टि आने लगी, सौहार्द स्थापित होगा लोगों के बीच, समानता, इन सब शब्दों का आप समावेश कर सकते हैं। और राष्ट्र निर्माण जरूर लिखेंगे, और राष्ट्र निर्माण और स्वतंत्रता में इनकी भूमिका, स्वतंत्रता आंदोलन में इनकी भूमिका, आंदोलन में भूमिका। तो इस तरीके से आप इसका प्रभाव लिखेंगे और इसका आप निष्कर्ष में लिखेंगे। तो आपका क्लियर हो गया। पहले आप इसका परिचय लिखेंगे। परिचय में मैंने आपको बताया कि समाज में क्या क्या समस्याएं पहले थी। तो समाज में समस्या था, कुरीतियाँ भरी हुई थी समाज में, महिलाओं की स्थिति खराब, महिलाओं की स्थिति खराब थी, अछूत या फिर छुआछूत लिखेंगे, छुआछूत, रूढ़िवादिता, ये सब शब्द याद रखेंगे आप, रूढ़िवाद, कर्मकांड, पुरोहितवाद, ये सब लिखेंगे आप कि ये सब समस्या परचम लिखेंगे कि हमारे भारतीय समाज में ये सब समस्याएं बनी हुई थी जिसके रिफॉर्म्स के लिए समाज सुधार हुआ। अब फिर उसके बाद आप 20 में लिखेंगे, जो बॉडी 20 में परिचय के बाद जो आप लिखते हैं तो उसमें आप लिखेंगे उसका स्वरूप। तो स्वरूप में जो मैंने बताया, दयानंद सरस्वती, सबसे पहले तो राजा राम मोहन राय की आप भूमिका करेंगे, राजा राम मोहन राय की भूमिका, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, आप फिर इनकी चर्चा करेंगे, सर सैयद अहमद खान की आप भूमिका करेंगे, और उसके बाद आप इधर आ जाएंगे निष्कर्ष पर। तो आपका एक बेहतर ये उत्तर लेखन हो जाएगा। तो ये हमारा टॉपिक आज का कंप्लीट हो गया। अब कल से राष्ट्रीय आंदोलन शुरू करेंगे जिसमें कांग्रेस की स्थापना होगी, फिर बिहार में कांग्रेस की क्या स्थापना हुई, फिर आप देखेंगे बंग भंग आंदोलन, होम रूल। ये हम कल के टॉपिक में इतना चीज़ देखेंगे। थैंक यू।